Bismillahirrahmanirrahim. So, my dear students, learn with Iqbal Ahmed. English is my channel. So, we here are starting the secondary stage of your textbook. आपके सेकेंड ईयर टेक्स्ट बुक का स्टार्ट कर रहे हैं. सो इसमें रीडिंग टेक्स्ट पढ़ रहे हैं. आपका दूसरा चैप्टर जो है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट. दोबारा बेदार होने वाले मशरक़ पर मज़ाहिर. इसके जो राइटर हैं बर्ट्रांड रसेल, और स्टार्टिंग में इसका कुछ लाइफ के बारे में इंट्रोडक्शन है, वो पढ़ते हैं ताकि उसकी आपको अवेयरनेस हो जाए. सो बर्ट्रांड रसेल वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग राइटर्स एंड थिंकर्स ऑफ आवर टाइम. बर्ट्रांड रसेल जो थे हमारे वक्त के बहुत मंझे हुए और मुफक्किर राइटर थे, लेखक थे और एक मुफक्किर थे. बर्ट्रांड रसेल was born in 1872. बर्ट्रांड रसेल 1872 में पैदा हुए. He inherited an earldom but did not make use of his title. बर्ट्रांड रसेल इन्हें एक कॉल्डम, इनहेरिटेड का यह मतलब हुआ जो विरासत में मिलती है चीज़, उन्हें एक कॉल्डम एल्डम विरासत में मिला था, लेकिन उसने अपने लक़ब का इस्तेमाल नहीं किया. बिफोर बिकमिंग फेमस एज अ राइटर. अब नेक्स्ट पेरा है कि बिकमिंग एज फेमस एज अ राइटर, यानी एक लेखक की मशहूर होने से पहले ही वॉज एन इमिनेंट मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर. एक मुसन्निफ़ के तौर पर फजनूस बनने से पहले वो एक नामवर रियाजीदान और फ़लसफ़ी थे. So next is that beginning with Principia Mathematica. Principia Mathematica जो इसकी एक किताब थी, ये बिगिनिंग में इसकी एक किताब थी. ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, काफ़ी सारी किताबें इसने लिखी. ऑन द फिलोसफी, फ़लसफ़े पे, एंड मैथमेटिक्स और रियाजियात पे. हिज मोर पॉपुलर वर्क्स, इसके और जो मशहूर काम थे, वर्क थी, मेहनतें थी, स्ट्रगल्स थी, हैव बीन नोटेबल फॉर देयर इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड्स इनटू द डिस्कशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशलॉजी. प्रिंसिपी मैथमेटिशिया से शुरू करते हुए उसने फ़लसफ़े और रियाजी पर बहुत सी किताबें लिखी. सियासत और समाजियात की बहस में साइंसी रवैयों को मुतारफ़ कराने के लिए उनके ज़्यादा मकबूल काम काबिल ज़िक्र है. दूसरी लफ्ज़ी जंग के बाद से वो बनी नू इंसान के लिए जोहरी ख़तरे में बहुत मसरूफ़ रहा है और एशियाई ममालिक के लिए तकनीकी इमदाद का पुरजोश वकील रहा है. पॉलिटिक्स एंड सोशलॉजी. सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर he has been greatly preoccupied with the sociology. Preoccupied with the nuclear threat to mankind and has been warm
एडवोकेट। वार्म एडवोकेट था, जैसे पहले ही कहा आपने, टेक्निकल एड टू द एशियन कंट्रीज़। अब यहाँ इसकी एक खुसूसियत बात है कि एशियन कंट्रीज़ के लिए जो उसने एक पुरजोश एडवोकेसी की, ये लाइन उसकी खुसूसियात को डिस्पोज करती है। His recent books of journal interest include New Hopes for Changing World। अमूमी दिलचस्पी की हालिया किताबों में बदलती दुनिया के लिए नई उम्मीदें शामिल है। इसकी जो रिसेंट बुक थी उसका टाइटल यही था कि न्यू होप्स फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी एंड ह्यूमन सोसाइटी इन एथिक्स एंड पॉपुलर्स। अखलाकियात और सियासत में मुआशरे और इंसानी मुआशरे पर साइंस के असरात, ये भी उसकी एक किताब थी, उसकी राइटिंग की एक बेहतरीन मिसाल थी। नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। ये इंट्रोडक्शन था बर्ट्रांड रसल का, उसकी पैदाइश और उसकी हिस्ट्री, उसकी काविशें, उसकी ज़िंदगी बारे में और उसके मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ प्रोफेशंस and his interest. Now we are going to start next passage, that the reawakening of the East is one of those enormous movements that can only be properly understood when viewed in wide historical perspective। यानी मशरिक़ के दोबारा बेदारी उन अजीम तहरीकों में से एक है जिसे वसी तारीख़ी तनाजुर में देखने के बाद ही सही तौर पर समझा जा सकता है। Alternation of powers between East and West have occurred throughout the last 2000 years and more। मशरिक़ और मगरिब के दरमियान ताकत के तबादले पिछले 2000 सालों में और उससे ज़्यादा के दौरान हुए हैं। East and West have occurred throughout the last 2000 years and more। In the earliest history, शुरुआती तारीख़ में, शुरुआती दौर में, the East predominated, ईस्ट जो था, मशरिक़ जो था, मगरिब से ज़्यादा महज़ब और ताकतवर था। Acquired, it was both more civilized and more powerful। ये दोनों यानी both more civilized था and more powerful था, महज़ब था और ताकतवर था, than the West, मगरिब से। The West however, the West जबकि मगरिब, the West however जबकि acquired the lead in civilization with the rise of Greek and in power, जबकि ताहम मगरिब ने यूनान के उरूज और सिकंदर आज़म की फतूहात के साथ तहज़ीब में बरतरी हासिल की। नेक्स्ट ये कहता है कि इन पावर विद द कन्क्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर, यानी अलेक्जेंडर
सिकंदर आज़म की फतवात के बाद। नेक्स्ट पेरा है फ्रॉम दैट टाइम until the fall of Rome, यानी उस दौर के दौरान, उसके बाद the fall of Rome, रोमन्स का जब fall हुआ, that is to say for some 7 or 8 centuries the West was dominant both in power and culture. फिर कह रहा है कि जनाब उस वक्त से रूम के ज़वाल तक, यानी तकरीबन 7 या 8 सदियों तक मगरिब ताकत और सकाफत दोनों में गालिब रहा। रोमियों और जर्मनों के दरमियान जंगों के ज़रिए उसने ये मकाम खो दिया। नेक्स्ट कह रहा है द वेस्ट वाज डोमिनेंट बोथ इन पावर एंड कल्चर, जबकि जर्मन रोमन ताकत को तबाह करने में कामयाब हुए, लेकिन अपने लिए एक जैसी पोजीशन हासिल करने में नहीं। मगरिब के उस तरह कमज़ोर होने के बाद ताकत और सकाफत में क़यादत मशरिक़ को मुंतकिल हो गई। यानी द वेस्ट वाज डोमिनेंट बोथ इन द पावर एंड कल्चर, इट लॉस्ट दिस पोजीशन, यानी ये अपनी पोजीशन जो थी वो खो चुके थे, उन्होंने खोई थ्रू दी वार्स, जंगों के वजह से, बिटवीन रोमन्स के दरमियान एंड जर्मन्स के दरमियान उनकी जो पोजीशन थी, जो कुव्वत थी, वो खो चुकी थी। द जर्मन सक्सीडेड, जर्मन ने कामयाबी हासिल की इन डिस्ट्रॉइंग, तबाह करने के लिए रोमन पावर को, बट नॉट इन एक्वायरिंग a similar position for themselves, मगर not in acquiring वो सिमिलर पोजीशन जो थी, वो जो हैसियत थी वो पुरानी अपनी, वो अपने लिए हासिल नहीं कर सके। with the West thus enfeebled, leadership and power and culture passed to the East. So इस तरह मगरिब की इस तरह कमज़ोर होने के बाद ताकत और सकाफत में क़यादत मशरिक़ को मुंतकिल हो गई। रोमन पावर with the east of enfeebled. So next is the मशरिक़ को मुंतकिल हो गई। उसके बाद कह रहा है कि वेरी लार्ज पार्ट्स ऑफ what had been the Roman Empire were conquered by Islam. तो आगे कह रहा है जनाब कि जो रोमी सल्तनत थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा इस्लाम ने फ़तह कर लिया, जिसकी खिलाफत के अज़ीम अयाम में, अपने अज़ीम तरीन दिनों में रोमन की सल्तनत से काफ़ी बड़ी सल्तनत थी। which in the great days of कैलिफेट, खुलफाओं की रियासत के दौरान वो एक बड़ी सल्तनत, इस्लामी ममलकत की सल्तनत की सूरत में ज़ाहिर हुई। हैड एन एम्पायर कंसिडरेबली लार्जर देन दैट ऑफ रोम की हैसियत के अपोजिट में, उनके मुकाबले में। इन इट्स ग्रेटेस्ट डे,
तो वो दिन एक अजीम दिन थे इस्लामी रियासतों के लिए, शहनशाहियत के लिए। सॉरी, द चाइनीज़ एम्पायर। नेक्स्ट जो पॉइंट ये एक्सपोज कर रहा है हिस्ट्री की अल्टरनेशन ऑफ पावर की, चाइनीज़ की तरफ आ रहा है। वो ये है कि चाइनीज़ एम्पायर ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द Tang dynasty was equally glorious and almost equally extensive। अब ये नेक्स्ट स्टेज है अल्ट्रेशन पावर की, जिसमें चीन की वजाहत की गई है, उसकी कुछ हैसियत बताई जा रही है बाय बर्ट्रांड रसेल। वो ये कह रहा है कि चीनी सल्तनत भी अपनी इतनी ही शानदार और तकरीबन इतनी ही वसी थी। आखिरी के सुप्रीमेसी ने सिर्फ फौजी थे, बल्कि साइंस, फ़लसफ़ा, शायरी और फ़नून भी चीन और मोहम्मदी दुनिया में उस वक्त परवान चढ़े। So Chinese Empire during the early part of the Tang dynasty was equally glorious and almost equally extensive. The supremacy of the East was not only military but science, philosophy, poetry। साइंस जो थी, मिलिट्री सिर्फ मिलिट्री नहीं थी बल्कि साइंस, फिलॉसफी, फ़लसफ़े, पोइट्री, शायरी में एंड और आल्सो था फ्लोरिस्ड ने वाज़ किया, तरक्की हासिल की, नमूदार किया इन चाइना में एंड मोहम्मदन जो थे इस्लामिक आइडियोलॉजी वर्ल्ड एट अ टाइम व्हेन यूरोप वाज sunk in barbarism। जो मोहम्मदन वर्ल्ड थी, आइडियोलॉजी थी, वो उभर चुकी थी या उभर आई जब यूरोप जो था वो बार्बरिज्म में, जहालत में डूब चुका था। So dears, this is a long chapter। तकरीबन काफ़ी पेसेज पर ये मुनसर है। तो आज के दिन उम्मीद करता हूँ इन्हीं लाइनों का जो तर्जुमा, जो मफ़हूम है, वो आप के सामने पेश किया, और होप के you will try your level best to understand the vocabulary and the translation sentence by sentence। And actually this is a effort by historian, writer, philosopher Bertrand Russell, Reawakening East, the reflections, and hope you will do your efforts over this translation and keep in mind and try your best to understand the gravity and the theme and main motives of writer about the past these 2000 elder nations of powers। So 2000 सालों की मुहित ये जो कोशिश बर्ट्रांड रसेल ने की है, एक क़ुव्वतों मगरब और मशरक़ की, कभी मशरक़ कभी मगरब, कभी चाइनीज़, टेंग डायनेस्टी, ये सारी चीज़ें क़ुव्वतों का जो रद्दोबदल हुआ है खित्तों पे, उनकी सिविलाइज़ को उसने एक्सपोज किया है। और आगे चल के ये बहुत सारी अच्छी बातें बताएगा। इसका फोकस जो है डियर्स, ये हमारी ईस्ट पे है, हमारी कोताहियों पर है कि आखिर मशरिक़ क्यों पीछे गया, और एट द लास्ट ये हमें इन चीज़ों से
एडवाइस और वजह करेगा कि ईस्ट कैसे जो है इन ममालिक से, इन सुपर पावर से जो है इक्वलिज्म पावर इन बहुत सारे डायरेक्शंस में आ सकता है। कौन सी कमी कोताहियाँ हैं जो हमें इम्प्रूव करनी है थ्रू डिफरेंट आइडियाज़ जो उसने पेश किए हैं, जो बहुत रियलिस्टिक हैं। और इंशाल्लाह in next video we will meet and we will try its translation with its explanation. So hope आप इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे अगेन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी ट्रांसलेशन इसकी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।